अपन लोगों ने कल अमेरिका क्रांति थोड़ी बहुत देख ली थी, आज और देखेंगे। देखो मैंने कल क्या क्या समझा दिया था। तो मैंने आपको कुछ शब्दावलियां बताई थी। सबसे पहले तो मैंने बताया था कि अमेरिकी क्रांति और वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में क्या अंतर है। तो क्रांति बहुत लंबे समय तक चलती है, उसका जो मेन युद्ध रहता है वो कुछ समय तक चलता है। ये दोनों में अंतर बताया था, कभी क्वेश्चन में आया तो बता सकते हो। फिर मैंने आपको कुछ शब्दावलियां बताई थी कि देखो इस जब जब अपन इन शब्दों का यूज करेंगे तो उसका मतलब ये होगा। तो एक शब्द था पेट्रियट या पेट्रियोट। पेट्रियोट का मतलब होता है देशभक्त। तो देशभक्त कहाँ के देशभक्त? तो जो अमेरिका के लिए देशभक्त थे, जिन्होंने क्रांति का क्या करा था? समर्थन करा था। दूसरी शब्दावली थी लॉयलिस्ट। तो लॉयलिस्ट का मतलब होता है वफादार। तो वफादार किनके लिए वफादार? तो अंग्रेजों के लिए वफादार। ये लोग कौन थे? तो जिन्होंने क्रांति का विरोध करा था। फिर एक थी नेटिव या रेड इंडियन शब्दावली। रेड इंडियन कौन लोग थे? तो जब ब्रिटिश लोग जब यहां से अमेरिका में आए तो उसके पहले जो लोग रह रहे थे अमेरिका में, मूल निवासी वहां के जो पहले से रह रहे थे यूरोपियंस के आने के पहले, उनको क्या बोलते हैं? नेटिव या रेड इंडियन। यहां तक समझ में आया? कोई डाउट है? फिर एक और शब्दावली थी कॉलोनियलिस्ट। कॉलोनियलिस्ट वो सभी लोग हैं जो बाहर से आए हुए हैं और अमेरिका में रह रहे हैं। उन कॉलोनियलिस्ट को ही तो हमने दो भागों में बांटा है, पहले लॉयलिस्ट और दूसरा पेट्रियोट। ये दोनों ही तो हैं बटे हुए। इतनी बात आई समझ में? टोटल जितने भी बाहर के लोग हैं वो कौन है? कॉलोनियलिस्ट लोग हैं जो यहाँ कॉलोनी बना के रह रहे थे। यहां तक कोई डाउट है? अभी हाँ में हाँ मत करना, बताओ और कोई सा डाउट हो तो। यहां तक समझ में आई बात? फिर अपन इसका बैकग्राउंड देखा था। बैकग्राउंड कैसे है? तो एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है? कोलंबस। कोलंबस कौन है? स्पेन का व्यक्ति है। मतलब स्पेन ने उसको क्या करा? स्पॉन्सर करा है। स्पेन के देश के लोगों ने बोला कि तू जा और भारत की खोज कर। तो भारत की खोज करने के लिए आता है और भारत की जगह कहां पहुंच जाता है? अमेरिका। जब वो अमेरिका में लोगों को देखता है तो उसको क्या लगता है कि भारतीय है, तो उसको क्या बोलेगा? रेड इंडियन। इतनी सी बड़ी बात है, कहानी है, सुन लो। और क्या है? तो ये मूलतः कहां का था? तो इटली का था। और भेजा किसने था? स्पेन ने। मतलब सबसे पहले स्पेन भेज रहा है तो सबसे पहले साम्राज्य किसका बनेगा? स्पेन का। तो सबसे पहले इस क्षेत्र में कौन आ गया था? स्पेन। इस जगह पे आया था, इसलिए उसका साम्राज्य कहां तक था? यहां तक ही था, स्पेन का। फिर उसके बाद में कौन आया? फ्रांस। तो फ्रांस ने अपना साम्राज्य कहां पे बसाया? तो उसने बसाया बीच के क्षेत्र में। ये जो क्षेत्र है ना, ये क्षेत्र किसका था? फ्रांस का। ये सब क्षेत्र किसका था? फ्रांस का था। और जो कोने का क्षेत्र है उस पर किसने कब्जा करा? तो ब्रिटेन या इंग्लैंड। जो बोलो आप, जो इच्छा हो बोल लिया करो, है ना? अपन इंग्लैंड बोलेंगे, ठीक है। यहाँ इंग्लैंड ने कब्जा करा और यहाँ कितनी कॉलोनी बसई? तो 13। ये इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछते हैं कितनी कॉलोनी बसई? तो कितनी? 13। यहां तक समझ में आया? कोई डाउट है? ये अपन ने बैकग्राउंड देख लिया था इसका। अच्छा, ये जितने भी देश के लोग आ रहे हैं, तीनों देशों के लोग, स्पेन, ये स्पेन, ये फ्रांस और ये इंग्लैंड, इनके आने का मेन उद्देश्य क्या है? तो अपने देश को फायदा पहुंचाना। अपन यहां तक देख लिया था। फिर अपन ने इस क्रांति के कारण देखे कि बढ़िया यहाँ आके रह रहे हैं तो क्रांति क्यों करी इन लोगों ने, क्या जरूरत पड़ी क्रांति की? तो अपन ने अलग अलग रूप में बांट के देखे उस कारणों को। पहला कारण क्या देखा था अपन ने? सामाजिक कारण। तो सामाजिक कारण में पहला क्या था? तो ये लोग जो आए हैं वो पहले अपने देश से शोषित हैं, मतलब उनको अपने देश से प्रेम नहीं है। तो जहां पे उनको गुस्सा बढ़ेगा तो अपने देश के खिलाफ भी विद्रोह कर देंगे। एक कारण तो ये था। दूसरा, क्योंकि ये लोग खुद सताए हुए थे, इनको वहां धर्म पालन नहीं करने देते थे अपने देश में, इसलिए इनको अमेरिका में भेजा था यूरोप से। यूरोप से जब ये अमेरिका में आएंगे तो सीधी सी बात है, इनके अपने देश के प्रति प्रेम रहेगा क्या? तो बस इनमें प्रेम नहीं था देश के प्रति। ये उदारवादी इसलिए थे क्योंकि सताए हुए लोग थे। तो सताए हुए लोग किसी और को सताते हैं क्या? नहीं सताते हैं, इसलिए ज्यादा उदारवादी थे। और प्रबोधन काल से प्रेरित थे, मतलब इन लोगों ने अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ रखी थी, तो इनको पता था क्या स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावनाएं थी अंदर। यहां तक समझ में आया? कोई डाउट है क्या? आगे देखो, कुछ राजनीतिक कारण भी थे। मतलब जो यहाँ के जो लोग हैं, जो यहाँ आके बसे हैं, यहाँ पे अमेरिका में, कहाँ के? इंग्लैंड के लोग जो अमेरिका में आके बसे, जिन्होंने 13 कॉलोनी बसाई है, उन लोगों ने क्या करा था? यहाँ पे संसद बना रखी थी, खुद की संसद थी। कौन लोग रहते थे उसमें? तो इंग्लैंड के ही लोग रहते थे, पर जो यहाँ आके बसे थे, जिनके बारे में अपन बात कर रहे हैं, जिनको अपन कॉलोनियलिस्ट बोलते हैं, वो लोग, उन्होंने की संसद थी, सब चीजें वही तय करते थे। पर उनके ऊपर जो अधिकारी था, वो अधिकारी कहां से आता था? तो कहां से आता था? इंग्लैंड से आता था, जिसको क्या बोलते थे? गवर्नर बोलते थे।
गवर्नर कहाँ का था? इंग्लैंड का था। जज कहाँ का था? तो इंग्लैंड का था। सेना के बड़े अधिकारी कहाँ के थे? तो इंग्लैंड के थे। तो इनकी जो कॉलोनियलिस्ट लोग हैं, जो सांसद हैं उनकी, और जो इंग्लैंड से आए हुए हैं सेना के अधिकारी, जज और जो गवर्नर है, उनकी आपस में नहीं बनती थी। नहीं बनने का कई सारे कारण थे। जैसे यहाँ के लोग क्या डिमांड रखते थे? तो अपने हित की सोचते थे। उनका पूरा परिवार कहाँ के बस गया था? अमेरिका में। तो वो क्या सोचते थे कि हमारे यहाँ का हित हो। जबकि जो गवर्नर है उसको तो कुछ समय के लिए भेजा है यहाँ पे। तो गवर्नर कहाँ सोचता था कि मैं वापस कहाँ जाऊंगा? इंग्लैंड ही जाऊंगा। तो मैं तो मेरे देश की सोचूं ना पहले। दोनों में अंतर था। इनकी आपस में खूब लड़ाई थी। जैसे ये लोग क्या करते थे, जो जज था, जज इनके कामों को रोक देता था कि ये तुम गलत कर रहे हो। इसके बदले ये लोग क्या करते थे, सांसद, तो जज की तनख्वाह ही रोक देते थे कि तनख्वाह नहीं देंगे तेरी। तनख्वाह तो सांसदों के हिसाब से ही निकलती है, बढ़ाते नहीं थे तनख्वाह। यहां तक आप लोगों को समझ में आया था? कोई डाउट है क्या? समझ गए ना? यहाँ पे रहने वाले लोग, जो अमेरिकी लोग यहाँ रह रहे हैं, जो ब्रिटिश लोग यहाँ रह रहे हैं, वही विरोध कर रहे हैं किसका? अपने मातृ देश का। ये वैसा ही है कि अगर अपन में से कुछ लोग अगर सऊदी अरेबिया चले जाएं, अपन सब कैदी मान लो, अपन सब कैदी हैं। अब अपने को भारत सरकार बोल रही है कि यहाँ रहोगे कि सऊदी अरेबिया में नौकरी करोगे, तो अपन लोग क्या बोलेंगे? वहां चले जाएंगे। अपन सब वहां चले गए तो अपन एक तो अपने देश से परेशान है कि अपने को छोटी छोटी चीज के लिए जेल में डाल दिया था। अब वो लोग बोल रहे हैं कि हम नियम कानून यहां से बनाए तुम्हारे लिए, तो अपन मानेंगे क्या? अपन बोलेंगे कि हम लोग वहां रह रहे हैं ना यार, हमको अपने हिसाब से जीने दो, हमको हमारी तकलीफें पता है वहां की, तो तय हम करें ना कि हमको करना क्या है। तो वैसे ही यहाँ के लोग तो इंग्लैंड के लोग हैं नस्ल से, पर प्रेम नहीं है वहां के लिए। ये अपन ने राजनीतिक कारण देख लिए थे। फिर कुछ आर्थिक कारण देखे थे। तो आर्थिक कारण क्या थे कि ये जितनी कॉलोनी है, ये 13 कॉलोनीज है। कितनी? 13 कॉलोनी। तो ये जब एक कॉलोनी दूसरे के साथ में व्यापार करती थी, तो पहले तो किसके हिसाब से करती थी? इंग्लैंड के हिसाब से। पहली बात, आपस में व्यापार करती नहीं थी, सिर्फ इंग्लैंड से ही व्यापार करती थी। बाद में इन्होंने धीरे धीरे जब विकास हुआ तो इन्होंने क्या करा? आपस में व्यापार चालू कर दिया। आपस में व्यापार हुआ तो इंग्लैंड को अच्छा नहीं लगा, पर व्यापार होने से क्या हुआ? एक दूसरे में एकता आई। ये वैसा ही एग्जाम्पल है कि जैसे आपको मंदसौर से सामान लेके आना हो दलोदा में, तो आप पहले रतलाम हो क्या होगे? क्या नहीं जाओगे ना? बुरा लगेगा। बोले कि यार पास के पास में मेरा पड़ोसी है, मेरी बुआ रहती है मंदसौर में, मेरे को उसको सामान देना है, तो मैं वहां तक क्यों जाऊं? नस्ल एक है। ये 13 ही कॉलोनी में कौन लोग रहते हैं? इंग्लैंड के ही लोग रहते हैं। तो उनकी नस्ल एक है, उनकी भाषा एक है, उनका सब कुछ एक। फिर इनको आपस में क्यों पूछना पड़ रहा है इंग्लैंड की सरकार से, जो दूर देश में बैठी हुई है? इस चीज का विरोध करा। इनमें आपस में व्यापार हुआ तो इंग्लैंड ने बहुत सारे नियम कानून लगाए, जिसे मैंने आप लोगों को बताया था कि ये लोग बोल रहे थे मुक्त व्यापार की बात करो। हम आपस में पास में रहते हैं तो हम लोग टैक्स क्यों दें? मंदसौर से दलोदा सामान भेजना हो तो आप रतलाम को टैक्स क्यों दोगे? सीधी सी बात है। ये लोग बोल रहे हैं मुक्त व्यापार कर दो, मतलब बिना टैक्स के व्यापार करो। ये लोग बोले कि नहीं, ब्रिटेन ने मना करा, हमको तो पैसा चाहिए ना, व्यापार तुम दोनों करोगे और पैसा कहाँ जाएगा? इंग्लैंड में। तो उसने मना करा, बोले हम तो नहीं करने देंगे। फिर और क्या क्या बात हुई? तो यहाँ के लोग हैं, उनमें विचार कौन है? मटेरियलिस्टिक लोग हैं। फिर बता रहा हूं, क्रांति लोगों के विचार से ही आती है। हर कोई क्रांति नहीं ला सकता, जनता तो सब दूर रहती है, पर यहाँ के लोग क्या है? मटेरियलिस्टिक लोग हैं, क्योंकि सताए हुए लोग हैं। हम बहुत ज्यादा देशभक्त क्यों हैं? क्योंकि हमारे माँ बाप को, हमको, हमारी पीढ़ियों को इस देश ने बहुत अच्छे से पाला है, बहुत अच्छे से पाला, इसलिए हमारी इतनी सारी जनसंख्या भी है। समझ पा रहे हो ना? इसलिए हमको अपने देश से लगाव है। पर यही देश अगर अपने को ना पालता ढंग से, अपन परेशान रहते, देश से लगाव रहता क्या? नहीं रहता। इनमें नहीं है। इसलिए ये लोग सोचते हैं खुद का भला, देश वेश सब देखा जाएगा, पहले किसका भला हो? खुद का भला हो। इसलिए इन लोगों ने क्रांति करी। फिर अलग अलग अधिनियम आ रहे हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था अलग अलग एक्ट आ रहे हैं। पहला एक्ट क्या आएगा 1651 में, जिसमें क्या बोलेंगे? जितना भी व्यापार होगा किससे होगा? तो इंग्लैंड के जहाजों से होगा। मतलब ये लोग तो यहाँ पे जहाज भी नहीं बनाने दे रहे हैं इस हिसाब से। अगर कोई कंपनी होगी जहाज की तो बना ही नहीं पाएगी, क्योंकि सारा जहाज कहाँ से आएंगे? इंग्लैंड से आएंगे। मतलब सोचो, यहाँ पे यहाँ से यहाँ व्यापार करना है तो आपको जहाज यहाँ से मंगाने पड़ेंगे। कितना पैसा लगेगा? कितना पैसा सोचो, सिर्फ जहाज लेके आने। दूसरा 1660 शुगर एक्ट। अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास में गन्ने की खेती है और मैं आपसे 1000 रुपए कुंटल के हिसाब से गन्ना लूंगा, तो
तो आप लोग बोलोगे कि ठीक है यार सर, अच्छे दाम दे रहे हैं, दे दो। पर यही पास वाला बोल रहा है कि नहीं, मैं तेरे पे एक्ट लगा रहा हूं, उसके अनुसार तू मेरे अलावा किसी गन्ना बेच नहीं सकता है। और ये बोल रहा है कि मैं तो 50 रुपए में खरीदूंगा गन्ना। फिर बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? तो शुगर एक्ट में क्या हुआ? शुगर एक्ट ने यह बोला कि जितना भी अमेरिका से व्यापार होगा इन 13 कॉलोनियों में गन्ने का, शुगर का, वो सिर्फ किसको होगा? इंग्लैंड को होगा। किसी और देश को खरीद बेच ही नहीं सकते हो। बुरा लगेगा इस बात का। तीसरी चीज, 1663 में एक और एक्ट आ रहा है, एक्सपोर्ट एक्ट। इसमें क्या हुआ कि आप जो भी चीज विदेश में एक्सपोर्ट करोगे, मतलब यहां अमेरिका में, यहां थी कुछ कॉलोनी, 13 कॉलोनियां, यहां से अगर आपको अफ्रीका में सामान बेचना हो, दक्षिण अफ्रीका में, यहां से यहां, तो आपको पहले कहां भेजना पड़ेगा? यहां। फिर ये भेजेगा यहां, और यहां आएगा तो ऐसा नहीं कि बैठेगा सामान, एक एक चीज पे क्या लगाएंगे? टैक्स। अच्छा बताओ, इनका सामान है क्या? ये इंग्लैंड का नहीं है। सामान किसका है? इसका। खरीदना किसको है? इसको। तो ये बीच में क्या है? बस टैक्स ले रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। यहां तक समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं है? अपन ने कल यहां तक ही समझा था। अब आप लोग बताओ, यहां तक कोई डाउट है? पक्का आगे बढ़े? एक बार और देख लो, लग रहा है क्या? पक्का ना? मैं फिर से समझाऊं? समझ में आ गया? अब देखो, अपन कहां से थे? कहानी वहीं से शुरू करते हैं। एक्ट का नाम क्या था? 1663 एक्सपोर्ट एक्ट। 1663 एक्सपोर्ट एक्ट। देखो, अभी तक जितने भी कानून थे ना, उन सबसे जो कॉलोनियलिस्ट लोग हैं, जो इस 13 कॉलोनी में रहने वाले इंग्लैंड के लोग हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। बुरा तो लगता था पर फर्क नहीं पड़ रहा था। उसका मैं कारण बताता हूं। मैंने आपको इतने सारे एक्ट बताया, शुगर नहीं बेच सकते हो, इन जहाजों का उपयोग ही करना है इंग्लैंड के। और असलियत में लोग मानते नहीं थे इन बातों को। इनको अगर एक्सपोर्ट करना होता ना, तो धीरे से चोरी से अपने जहाजों से कर लेते थे। इनको अगर शुगर बेचनी होती थी ना किसी देश को, तो चोरी से बेच देते थे। जैसे अपने से अफीम ले जाते हैं ना, वैसे कुछ। और ज्यादा ध्यान भी नहीं देती थी इंग्लैंड की सरकार। इंग्लैंड की सरकार बोलती थी, करने दो यार, क्या है, अपने ही तो लोग हैं। इतनी व्यवस्था चल रही थी। कब तक? तो 1663 तक। फिर एक घटना घटी जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। वो घटना है 1663 में। क्या घटना घट रही है? तो 7 ईयर वॉर हो रहा है, सप्तवर्षीय युद्ध। सुना है नाम? किन किन के बीच में हुआ था? किसके बीच में? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में ये युद्ध हुआ। किन के बीच में हुआ? इंग्लैंड वर्सेस फ्रांस। समझने की कोशिश करना। इसको वर्ल्ड वॉर 1 भी बोलते हैं। उसका कुछ कारण है कि यहां पे भी इंग्लैंड बैठा हुआ है, यहां फ्रांस बैठा हुआ है। जब आप इसी समय, ठीक इसी समय, ये शायद 17 होगा यार, 17 लिखना है ना, ये ऊपर वाले भी 17 ही होना चाहिए। 1763 करना है ना इसको। ये सप्तवर्षीय, ये इससे इतना फर्क नहीं पड़ा है ना। ये सप्तवर्षीय युद्ध कब हो रहे हैं? 1763 में। यहां तक कोई फर्क नहीं पड़ा, सब चल रहा था, चलने दिया इन्होंने, कोई फर्क नहीं पड़ा किसी भी चीज का। सिर्फ यही डेट चेंज करना है ना। और 1763 में क्या हो रहा है कि सप्तवर्षीय युद्ध हुआ। किनके बीच में? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। ये लोग जहां पर भी थे, जहां पर भी, जैसे यहां पे है दोनों, यहां फ्रांस है, यहां इंग्लैंड है, यहां पे लड़ पड़े। असलियत में दोनों कहां हैं? यहां हैं, यहां पे भी लड़ रहे हैं, यहां पे भी लड़ पड़े, यहां पे भी लड़ पड़े। मतलब जहां जहां पे इन लोगों की टेरिटरीज थी, इनकी कॉलोनीज थी, वहां आपस में लड़ पड़े ये लोग। खूब मारकाट मचाई। मारकाट से कुछ घटनाएं घटी। असलियत में कौन जीता? तो इसमें इंग्लैंड की जीत हुई। 7 ईयर वॉर्स में कौन जीता था? तो इंग्लैंड। कौन सी संधि हुई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट, 7 ईयर्स वॉर के बाद में कौन सी संधि हुई थी? तो कौन सी? पेरिस की संधि। याद रखना। ये सब चीजें ध्यान में रखना चाहिए। क्या हो रहा है? पेरिस की संधि हो रही है, सप्तवर्षीय युद्ध हो रहा है। कौन जीता? इंग्लैंड जीता। जहां जहां इनकी कॉलोनी थी वहां लड़ पड़े थे, यहां पे भी लड़ पड़ेंगे, यहां भी लड़ पड़े,
तो इंग्लैंड ने फ्रांस को हरा दिया। मेरी बात को ढंग से समझने की कोशिश करना। यहां इंग्लैंड ने फ्रांस को हरा दिया, मतलब ये जो नीला एरिया है इसको रेड कर दूं, कर देते हैं। रेड नहीं, ग्रीन करना पड़ेगा। रेड क्यों करेंगे, रेड तो स्पेन है ना। ये सारा ब्लू ब्लू एरिया है ना, इसको हटा देंगे और ये क्या हो जाएगा, सारा ग्रीन एरिया। यहां पे अब किसका, इंग्लैंड का कब्जा हो गया है, सब दूर। पर युद्ध ऐसे ही हो जाते हैं क्या? क्या लगता है उसमें? अथाह धन, पैसा ही पैसा, पानी की तरह बहता है पैसा। अब इंग्लैंड की सरकार कर्जे में डूब चुकी है इस युद्ध के बाद। जब सरकारें कर्जे में डूबेगी तो कर्जे की पूर्ति तो करनी पड़ेगी, और कर्जे की पूर्ति किन से लेंगे? सामने वालों से लेंगे ना। कुछ तो सामने वालों से लेंगे हराने के बाद में। वो इनने जगह छीन ली है, इतना कमजोर नहीं है कि आप सीधे कब्जे कर लो उस देश पे। पर जो युद्ध का हर जाना है, जिनके लिए युद्ध कर रहे थे उनसे तो लेना पड़ेगा ना। तो यहां किनके लिए युद्ध कर रहे थे? इन लोगों के लिए, इन 13 कॉलोनी के लिए युद्ध लड़ रहे थे, इनकी रक्षा के लिए युद्ध लड़ रहे थे, राइट। क्योंकि अगर ये हराते तो किनको हराते? इन 13 कॉलोनियों को ही हराते। तो अब ब्रिटेन, इंग्लैंड की सरकार बोल रही है, यहां से इंग्लैंड की सरकार बोल रही है कि तुम 13 कॉलोनी जितना हम पे कर्जा है उसका आधा दोगे। पहली घटना क्या हो रही है? इस युद्ध के कुछ बहुत गंभीर परिणाम निकले हैं, उसको समझने की कोशिश करना। पहला तो क्या बोल रहे हैं कि ये जो 13 कॉलोनी है, तो जितना युद्ध में पैसा लगा, अगर 1000 करोड़ रुपए लगे हैं युद्ध में, तो उस 1000 करोड़ में से 500 करोड़ रुपए कौन देंगे? तो ये 13 कॉलोनी के लोग देंगे। तो युद्ध का आधा खर्च ये 13 कॉलोनी उठाएगी। ये 13 कॉलोनी में लोगों को अपन क्या बोलते हैं? तो कॉलोनियलिस्ट बोलते हैं। तो ये खर्चा किस पे आ गया? इन लोगों को। ये मानेंगे क्या? एक तो हम पे इतनी रोक टोक लगाते हो, हमसे टैक्स वहां मंगवाते हो, और अब बोल रहे हो कि ये हम, मतलब ये काम भी अब हम करके दे दें तुमको, आधा खर्चा दे दें। एक और घटना हुई, अभी तक जो कॉलोनियलिस्ट लोग थे, 13 कॉलोनियों के लोग थे, वो इंग्लैंड के खिलाफ विद्रोह नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनको डर था कि अगर हमने इंग्लैंड के खिलाफ विद्रोह करा तो फ्रांस कभी युद्ध करेगा तो हमको हरा देगा। अभी तक तो इंग्लैंड हमारा रक्षक था। किससे रक्षक था? तो फ्रांस से। अब फ्रांस बचा है क्या? अब इन लोगों को किसी से रक्षा की जरूरत है क्या? बस फायदा मिल गया, अब तो खुश हैं। कि हमको डर था कि कभी फ्रांस ने आक्रमण करा तो हम अपने मातृ देश को बुलाएंगे, पर मातृ देश ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। और एक बहुत महान दार्शनिक था, उसने यहां इस घटना का वर्णन करते हुए बताया था कि इंग्लैंड को फ्रांस को नहीं हराना चाहिए था, क्योंकि आपने ऐसा करा कि डर खत्म कर दिया। जैसे बच्चे से डर खत्म कर दो, जब उससे डर खत्म करोगे, किसी चीज का डर, कि बेटा पुलिस होती है, बाप बोल रहा है कि नहीं बेटा कुछ नहीं होता मैं संभाल लूंगा, तो छोरा क्या करेगा? आवारागर्दी करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना। तो बस अब यहाँ इंग्लैंड के 13 कॉलोनी के लोग हैं, वो क्या हो गए? आवारे हो गए हैं, क्योंकि डर तो खत्म कर दिया फ्रांस का। तो ये भी चीज लिखना। अब क्या हो गया? इन 13 कॉलोनियों में कॉलोनियलिस्ट लोगों में फ्रांस का डर खत्म। फ्रांस का डर ही खत्म हो गया। एक और घटना भी हुई, जब दोनों के बीच में युद्ध चल रहा था, तो मैंने आप लोगों को बताया था ये जगह बहुत बड़ी दिख रही है, पर यहाँ पे मूलतः कौन रहते हैं? तो यहाँ के मूल निवासी लोग रहते हैं, जिनको अपन क्या बोलते हैं? रेड इंडियन बोलते हैं। जब युद्ध हुआ दोनों के बीच में, तो इंग्लैंड ने रेड इंडियन से बोला था कि आप मेरी फ्रांस के खिलाफ हेल्प करो, जब हम जीतेंगे तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों की हेल्प कर सकूं। ऐसा वादा करा था इंग्लैंड के राजा ने। अब जब ये लोग जीत गए हैं तो इस वादे को निभाया उसने, और उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। चलो अभी भी ये लोग विद्रोह नहीं करते, 13 कॉलोनी के लोग, ये लोग इतने क्षेत्र में हैं, इनको और क्षेत्र बढ़ाना था, तो ये लोग किस तरफ जाते? इस तरफ जाते ना, इस तरफ जाते ना, कब्जे करने के लिए। इंग्लैंड की सरकार ने एक नियम निकाला है कि क्योंकि यहां के मूल निवासियों ने हमारी हेल्प करी थी,
इसलिए जो हमारे लोग हैं 13 कॉलोनी के, वो कभी भी पूरब पश्चिम की तरफ नहीं जाएंगे। पश्चिम की तरफ मतलब इस साइड जाएंगे ही नहीं। अब बताओ ये 13 कॉलोनी के लोग मानेंगे क्या किसी बात को? अब तो विद्रोह भड़केगा ही सही ना। तो एक और काम भी हुआ। 13 का पश्चिम की ओर प्रसार होगा। यहां तक समझ में आया? फिर से बताता हूं क्या हुआ है, क्या घटनाएं घटी। एक्सपोर्ट एक्ट आया। इस एक्ट का कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये लोग आराम से धीरे धीरे चुपके चुपके व्यापार कर लिया करते थे, अपने जहाजों का उपयोग कर लिया करते थे, सब बढ़िया चल रहा था। पर अब क्या हुआ, जैसे ही 7 ईयर वॉर हुई, वॉर ने क्या करा, इसको घाटे में डाल दिया। घाटे में डालने से कुछ घटनाएं हो रही है कि जो आधा पैसा है युद्ध का वो कौन भरेगा, तो ये लोग भरेंगे, 13 कॉलोनी के लोग, क्योंकि तुमको ही तो बचाया है फ्रांस से। दूसरी घटना क्या हुई, तो क्योंकि जो कॉलोनियलिस्ट लोग हैं वो और प्रसार करना चाहते थे जहां पे फ्रांस का राज था वहां पे, पर क्योंकि वहां के मूल निवासियों ने साथ दिया था इंग्लैंड का, इसलिए इंग्लैंड की सरकार ने सहूलियत दी कि जो कॉलोनियलिस्ट लोग हैं वो पश्चिम की ओर प्रसार नहीं करेंगे। एक और घटना क्या हो रही है कि यहाँ पे जैसे ही फ्रांस खत्म होगा, तो अभी तक तो फ्रांस का डर था कि फ्रांस मारेगा तो कौन बचाएगा, इंग्लैंड। पर फ्रांस ही खत्म हो गया, तो इंग्लैंड का डर रहेगा क्या? नहीं रहेगा ना। फ्रांस का डर खत्म, अब तो हम खुद संभाल लेंगे अपना मैटर। एक ये घटना घटी। एक और घटना भी घट रही है कि अब इंग्लैंड को पैसों की जरूरत है, तो ये जितने नियम उसने लगा रखे थे उसको कड़ाई से लागू करवाया। अभी तक तो आप चुपके चुपके ले जा रहे थे सामान, इंग्लैंड ने बोला मत ले जाने दो, अब इनकी सारी व्यवस्थाएं कड़ी कर दो, अब कोई जरूरत नहीं इनको ऐसे ही सामान ले जाने देने की। ये घटनाएं घटी। यहां तक समझ में आया? कुछ भी डाउट है क्या? अब कुछ क्रांति की घटनाएं देखते हैं। ये सब क्या हो गया, कारण बन गए। अब हमको क्रांति की घटनाएं देखनी है। स्पेन नहीं आए थे? हाँ, स्पेन को लेना देना ही नहीं, स्पेन लड़ ही नहीं रहा था इस समय। स्पेन आएगा अभी, स्पेन धीरे धीरे देख रहा है कि क्या चल रहा है मैटर में। स्पेन आएगा और आके ब्रिटेन के ऐसी चोट करेगा ना कि देखना, अभी पूरी पिक्चर में आएगा अभी वो। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखना, यहाँ फ्रांस हारा है इंग्लैंड से, यहाँ के लोग खुश होंगे क्या हारने के बाद में? किससे नफरत कर रहे होंगे? इंग्लैंड से। वो भी बदला लेंगे धीरे धीरे, टाइम आने दो। टाइम, कभी भी जीवन में बदला लेना हो तो हड़बड़ाहट में नहीं लेना। फ्रांस में इसकी कॉलोनी यहाँ पे बसेगी। हाँ, फ्रांस से भी यहाँ पे लोगों को लेके आए। बिल्कुल, फ्रांस के लोग ही थे यहाँ पे। तो फिर वो डबल चले गए। डबल चले गए, मार मार के भगाया उनको। युद्ध का मतलब ही है मार मार के भगाना, जगह छुड़वाना उनसे। जगह तो है ही नहीं, अब तो कब्जा है यहाँ पे इंग्लैंड का, तो अब थोड़ी के रहने देंगे। वो बोलेंगे कि भाई एक आध जगह यहाँ कोने वोने में एक आध जगह ढूंढ लो, यहाँ पे, यहाँ बस यहाँ रहो, घर जाओ आके तुम लोग। ऐसा करते हैं। समझ आ रही है मेरी बात? दुश्मन है ये, दुश्मन ऐसे आंखों से सुहाते नहीं है एक दूसरे को। ऐसा मत समझो कि अपने जैसे कि हाँ चलो दोस्त है, रह रहे। कैसे रह रहा है भाई तू? युद्ध हुआ था, तुमने हमारे लोग मारे, हमने तुम्हारे लोग मारे, युद्ध है। अब आप लोग क्रांति की घटनाएं देखिए ना। जैसे ही क्रांति की छोटी छोटी घटनाएं होने लगी, तो यहां का शासक था जिसका नाम था जॉर्ज द थर्ड। इंग्लैंड का राजा कौन था? जॉर्ज द थर्ड। जैसे ही छोटी मोटी घटनाएं हुई क्रांति की, ये जो राजा है जॉर्ज थर्ड, उसको व्यवस्था जमी नहीं। कुछ लोग होते हैं जो दिमाग से बहुत ज्यादा कट्टर होते हैं, व्यवहारिक नहीं होते। व्यवहारिक मतलब समझते हो? सही गलत समझना, जहां अपने को लगे कि झुकना है वहां झुकना पड़ता है। समझदार व्यक्ति यही करता है, पर ये व्यवहारिक नहीं है। इसने ईगो पे ले लिया। इसने बोला कि मेरे खिलाफ विद्रोह, मजाक, मतलब मैं राजा। दिमाग में आया होगा उसके, मेरे से मजाक। जैसे अपने पिताजी के साथ में अपन कभी मजाक कर लेते, ईगो पे आ जाती ना उनके बाद। या फिर अगर आप कभी उनको गलती दिखाओ आप बन,
अगर उनकी कभी गलती हो, ये एक समस्या है हमारे समाज में थोड़ी बुजुर्ग लोगों के साथ में, और वो गलती करे तो अपन उनको बताते हैं तो उनके पास एक ही जवाब रहता है कि तू बुजुर्गों से ऐसे बात करेगा, तू बड़ों से ऐसे बात करेगा, देखो शर्म नहीं आती? जिस बात है उसको तो अलग ही ले जाएंगे। वैसे इस व्यक्ति ने काय पे ले लिया? ईगो पे ले लिया। इसने समस्या ही नहीं देखी विचारों की कि इनके लोग हैं, इसने काय पे ले लिया? अपने ईगो पे ले लिया, है ना, आत्मसम्मान पे बात ले ली। यार मतलब जो भी बात है मेरे ऊपर बात है यार, अब कुछ भी। इसलिए जितनी भी घटनाएं होगी सब इसी कारण हुई। अब क्या हो रहा है? तो ये फिर से कुछ एक्ट लेके आए हैं, तो उन एक्टों को फिर से देख लो। पहला है क्वार्टरी एक्ट, क्वार्टर एक्ट लिख दो। क्वार्टर एक्ट। एक दूसरा एक्ट है स्टाम्प एक्ट। स्टाम्प एक्ट दोनों को मैं समझाता हूं। क्वार्टर एक्ट क्या था कि जब युद्ध हुआ था तो युद्ध के बाद में ताकि और हिंसा ना छिड़े इसके लिए इंग्लैंड ने अपनी सेना भेजी। कहां पे भेजी? अमेरिका में 13 कॉलोनी में। उसने ये नियम निकाला कि इस 13 कॉलोनी में अगर सेना के लोग किसी के घर में बिना पूछे रहना चाहे तो आप लोग मना नहीं कर सकते। ये चीज मंजूर होगी क्या? कभी मंजूर कर सकते हो इस चीज को? क्या आपके घर में कोई बिना पूछे रहे, भले कोई भी व्यक्ति हो, पुलिस वाला हो, सेना का अधिकारी हो? हाँ आ जाओ, एक मिनट। देखो दो एक्ट आ रहे हैं। पहला एक्ट क्या है? क्वार्टरली एक्ट। मतलब क्वार्टर क्या होते हैं? जो घर होते हैं उनको क्वार्टर बोलते हैं। आप लोग खुद को एक बार एज्यूम करो कि अगर आपसे बिना पूछे आपके घर में किसी लोगों को, आदमियों को ठहरने की व्यवस्था की जाए तो आप लोग ठहरने दोगे क्या? कैसे हैं, क्या लोग हैं आपके घर में? स्त्रियां रह रही है, आपकी प्राइवेसी नाम की चीज है, रहने दोगे? यहाँ ब्रिटेन ने व्यवस्था करी, इंग्लैंड ने व्यवस्था करी है कि जो भी सैनिक चाहे वो किसी भी क्वार्टर में किसी घर में रह सकता है, आपको मना नहीं कर सकते। दूसरी चीज ये व्यवस्था करी है कि कोई भी व्यक्ति, पुलिस वाला, आपसे बिना वारंट के आपके घर में आके चेकिंग कर सकता है। ये चीज मंजूर होगी क्या? नहीं होगी। दूसरी घटना हो रही है स्टाम्प एक्ट। स्टाम्प एक्ट में क्या होता है कि आपको कोई सा भी सरकारी दस्तावेज अगर चाहिए निकालना हो, अखबार से लेके स्टाम्प आते हैं, देखें आपने, 500 रुपए के स्टाम्प पे लिखना है, जितने भी सरकारी दस्तावेज हों अखबार सहित उस पे स्टाम्प लगाना अनिवार्य, और स्टाम्प के पैसे लगेंगे। उसकी कीमत बहुत कम थी स्टाम्प की, बहुत कम। पर सोचो कि अगर किसी अखबार के 1000 पन्ने निकलते हैं या 1,00,000 पन्ने निकलते हैं तो उस पर जो थोड़ा थोड़ा स्टाम्प आएगा उससे फर्क तो पड़ेगा। इस पे सबसे ज्यादा फर्क किसको पड़ा? तो एक तो लॉ में जो लोग हैं, जज, वकील, इनको, और दूसरा किसको पड़ा? तो न्यूज वालों को पड़ा, क्योंकि उनके लिए अगर कुछ पैसे भी देने पड़ रहे हैं स्टाम्प के और वो 10 लाख पेपर निकाल रहे हैं तो उनके लिए कितना ज्यादा हो जाएगा, बहुत बड़ी कीमत हो जाएगी ना। तो दोनों लोग नाराज हुए इस स्टाम्प एक्ट से। इससे जनता नाराज हो गई। इससे कौन लोग नाराज हो रहे हैं? तो पत्रकार, और यहां पे कौन लोग हो रहे हैं? जज या फिर जो भी हो, कुल मिला के कोर्ट से रिलेटेड लोग, कोर्ट से रिलेटेड लोग। देख रहे हो ना कैसे हो रहे हैं? ये घटनाएं बता रहा हूं, क्या क्या घटनाएं हुई है। पहली घटना है कि 2 एक्ट आ गए। जब ऐसे एक्ट आए तो समाज प्रतिक्रिया तो देगा। कुछ लोग होंगे जो आपस में बातचीत करेंगे कि इंग्लैंड की सरकार कितना जुर्म कर रही है हम पे। तो ऐसे कुछ लोग थे, वो इकट्ठे हुए, उन्होंने एक संगठन बनाया और उस संगठन का नाम था सन्स ऑफ लिबर्टी। क्या नाम था? सन्स ऑफ लिबर्टी। इनके कर्मों से, इन कर्मों से एक संगठन बन रहा है जिनका नाम है सन्स ऑफ लिबर्टी, ऑफ लिबर्टी। इसका मतलब समझते हो? स्वतंत्रता के पुत्र। सन्स ऑफ लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता के पुत्र। यहां तक समझ में आया? पक्का? करुणा जी आपको समझ में आया? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? सर वो अखबार और वो इस्लाम, देखो मैं घटनाएं बता रहा हूं कि घटनाएं क्या क्या हो रही है। वो जितना मैटर था वो सब हो गया।
उसके बाद में लोगों में धीरे धीरे विद्रोह फैलना चालू हुआ, युद्ध हुआ, युद्ध के बाद में कुछ घटनाएं हुई। वो घटनाएं क्या है? एक घटना तो ये हो रही है कि क्वार्टरली एक्ट आ गया, उसमें जो सेनाएं भेजी थी युद्ध के लिए फ्रांस से, उनको रहने के लिए, सेनाएं आएगी तो कहीं तो रहेगी, तो उनको घरों में भिजवाना है, एक एक घर में, कि 2 सैनिक इस घर में, 2 सैनिक इस घर में। तो आप लोग मना नहीं कर सकते हो, ये 13 कॉलोनी के लोग मना नहीं कर सकते हैं। अगर इंग्लैंड से कोई सैनिक आता है तो उसको आपको रखना पड़ेगा, यही क्वार्टरली एक्ट है। दूसरी चीज, अगर आपके घर में इनको लग रहा है कि कोई विद्रोही आदमी है और ये सीधे घुस गए, तो आप मना नहीं कर सकते हो घुसने से। आप पूछोगे वारंट दिखा, ये बोलेंगे बिना वारंट के घुस रहे हैं, क्योंकि इन्होंने क्या निकाल रखा है? क्वार्टरली एक्ट निकाला। स्टाम्प एक्ट ये बोलता है कि जितनी भी सरकारी डॉक्यूमेंट है उन सब पे स्टाम्प लगेंगे, और स्टाम्प का पैसा कहां जाएगा? इंग्लैंड जाएगा। तो आप सोचो, अखबार निकल रहा है, उस पर स्टाम्प लग रहा है, अखबार और महंगा हो गया। जितने भी सरकारी कामकाज की चीजें हैं कोर्ट में, उन सब पे स्टाम्प लग रहा है। तो वकील लोग नाराज हो गए, पत्रकार लोग नाराज हो गए, ये दोनों लोग नाराज हो गए। इस नाराजगी का फल यह निकला कि समझदार लोगों ने एक संगठन बना लिया, सन्स ऑफ लिबर्टी, और इसके स्थापना करता जो है उसका नाम है सैमुअल एडम। क्या नाम है? सैमुअल एडम। एडम, यह नाम याद रखना, कंपटीशन के एग्जाम में आ सकता है। आगे की घटनाएं क्या है? तो आगे क्या हो रहा है? एक टी एक्ट आया 1773 में। टी एक्ट 1773। टी एक्ट का सीधा सीधा यह था कि जो बाहर से चाय आएगी, मतलब ये इतने सारे टैक्स लगाए थे ना इन्होंने, यहां विद्रोह हुआ, सन्स ऑफ लिबर्टी बने, तो इन लोगों ने एक नियम निकाला कि जितने कर हम सब खत्म कर रहे हैं। जितने टैक्स थे नए नए लगाए थे इन 13 कॉलोनी पे, वो तो हम खत्म कर रहे हैं। राजा ने बोला कि ठीक है, मैं थोड़ा झुक जाता हूं, पर एक टैक्स खत्म नहीं करेंगे। और वो टैक्स काय पे था? टी पे, चाय पे। और चाय कहां से आती थी इनके पास में? भारत से। उस टाइम चाय का एक्सपोर्ट कौन करता था? भारत। यहां तक बात आ रही है समझ में? कि चाय को छोड़ के बाकी जितनी भी चीजें हम उस पे से टैक्स खत्म कर रहे हैं, पर चाय पे से नहीं करेंगे। जब ये घटना घटी तो क्या हो रहा है? डेट भी लिखना है ना, 16 दिसंबर 1773। 16 लोगों में नाराजगी इस बात की थी कि जब हम लोग बोल रहे सारे टैक्स खत्म कर दो, तो तुम एक और टैक्स क्यों लगा के रख रहे हो? सारे खत्म करो ना। तुम हमको ये दिखाना चाहते हो कि तुम चाहो तो टैक्स लगा सकते हो। तुम प्रतीकात्मक रूप से टैक्स लगा रहे हो हम पे, ये दिखाने के लिए कि अगर हम चाहें तो लगा तो सकते हैं, भले ही छोटा सा टैक्स है, पर हमको बता भी क्यों रहे हो? धीरे धीरे स्वतंत्रता की भावना जग रही है ना यहाँ के लोगों में। तो एक घटना हो रही है। क्या घटना हुई? टी पे टैक्स लगाया इंग्लैंड के लोगों ने, जो यहाँ के अमेरिकी लोग हैं, 13 कॉलोनी के लोग, कॉलोनियलिस्ट, उन लोगों ने क्या करा? उन लोगों ने तय कर लिया कि हम आने ही नहीं देंगे चाय। हम अपने देश में क्या नहीं आने देंगे? चाय आने ही नहीं देंगे। और इन लोगों ने क्या करा? जब चाय नहीं आने देंगे तो बोस्टन में इस दिन चाय आई। बोस्टन एक जगह है, बंदरगाह। बंदरगाह में 16 दिसंबर 1773 को चाय आई। ये सन्स ऑफ लिबर्टी के लोग गए और इन्होंने जितने भी चाय के कंटेनर थे उन सबको पानी में फेंक दिया। और पानी में फेंकने के बाद में वहां पानी का कलर क्या हो गया? पूरा चाय चाय के कलर का हो गया। पानी की चाय बन गई समुंदर में। उसको क्या बोलते हैं? बोस्टन टी पार्टी। क्या है? बोस्टन टी पार्टी। ऐसा मत सोचना कि उन्होंने चाय पी ली होगी, वहां पर टी पार्टी हो गई होगी, नहीं, वो वाली पार्टी नहीं है। इन्होंने चाय फेंक दी थी। अच्छा, इसके बीच में ये सैमुअल एडम एक संगठन बना रहा है ना। इसके बाद में एक और घटना हो रही है 1770 की, उसको लिख लेना, मैं भूल गया बताना, है ना। इसके बाद में घटना हो रही है 1770 में। 1770 में
बोस्टन मैसेकर। क्या हुआ कि कुछ लोग विरोध कर रहे थे इन टैक्स का जब लोगों ने विरोध करा तो क्या हुआ, पुलिस ने गोली चला दी। और पुलिस ने गोली चलाई, सिर्फ कितने लोग मारे गए? सिर्फ 5 लोग। कितने लोग मारे गए? अपने इधर तो ऐसे बसों में ही मर जाते हैं, ये टकरा गए ने मर गए, बहुत मामूली बात है, रोज की बात हो गई अपने तो। पर वहां पे 5 लोग मरे। अमेरिका में रहने वाले इंग्लैंड के 13 कॉलोनी के लोगों ने इतने तमाशे कर दिए, इन्होंने इसको ऐसा बताया जैसे जलियांवाला बाग की घटना हुई थी ना, वैसे इन्होंने हर जगह छापा कि हत्याकांड हुआ है, हमारे लोगों को इंग्लैंड द्वारा मारा गया है, ऐसे बताया। ऐसे जब बताएंगे तो विरोध और बढ़ेगा, स्वतंत्रता की भावना और जाएगी, तभी ये टी पार्टी हुई है। आया बात समझ में? यहां तक की घटना समझ में? आगे बढ़े और क्या हो रहा है। जैसे बोस्टन टी पार्टी हुई, अब इंग्लैंड को प्रतिक्रिया देनी पड़ेगी। अरे भाई, इनका सामान गिरा दिया ना, भले सामान में कोई पैसे वाली बात नहीं है, पर यह चीज समझो कि इनका प्रतीकात्मक रूप से था वो। जैसे अभी कश्मीर में घटना घटी, कोई सी दरगाह थी, वहां पे क्या करा कि ऐसा भारत का अशोक स्तंभ लगा हुआ था, मतलब ऐसे ऐसे बाहर लिख रखा था कि सरकार ने इसमें हेल्प करी बनाने में, और उसमें भारत का एम्बलम था, अशोक स्तंभ लगा हुआ था, प्रतीक चिन्ह। तो वहां के कुछ कट्टरपंथी लोगों ने उसको तोड़ दिया। देखो, इतने से भाटे तोड़ने से कुछ होता नहीं है, पर मुद्दा यह है कि हमारा राष्ट्र का प्रतीक चिन्ह था वो। आप देश के ऊपर प्रहार कर रहे हो वाला काम करके। आपने सिर्फ एक चिन्ह को नहीं तोड़ा है, आपने राष्ट्र के चिन्ह को तोड़ के बताया कि हमको राष्ट्र में श्रद्धा ही नहीं है, हम मानते ही नहीं है, हमारे लिए अपना धर्म कहीं बढ़ के है। असलियत में उनसे पूछो कि जो लोग अंदर से बाहर आ रहे हैं उनका नोट है कि नहीं है? नोट पे भी तो बना हुआ है। नोट दो तो ऐसे झुक के ले लेंगे रगड़ के, पर ऐसे दिखाने के लिए, वो सिर्फ दिखाना चाहते थे कि हमको देश वैसे कोई प्रेम नहीं है, वो चीज। वैसे ही यहाँ पे क्या हो रही है, बोस्टन टी पार्टी हो रही है, ये दिखा रहे हैं कि हमको लेना देना नहीं भैया, तुम्हारे टैक्स मानेंगे ही नहीं। आगे क्या घटनाएं हो रही है, तो इसका विरोध इंग्लैंड करेगा। इंग्लैंड ने एक एक्ट लेके आया जिसको बोलते हैं इनटॉलरेंट एक्ट। इनटॉलरेंट क्या होता है? असहनीय, मतलब मैं सहन नहीं करूंगा। अब तो ये कौन लेके आया है? इंग्लैंड लेके आया है कि मैं ये सब इंटॉलरेंस है। और इसने क्या करा इसके बदले में? तो ये जो बोस्टन है ना, यहाँ बोस्टन की बंदरगाह बंद करवा दी। इसने बोला जिन लोगों ने गलती करी उन सबको गिरफ्तार करो, बड़ी मात्रा में गिरफ्तारियां करवाई। जब ये सब घटनाएं घट रही है, जब ये सब घटनाएं घटेगी तो क्या होगा, यहाँ के लोगों को लगेगा ना कि अब अति हो गई है, इन्होंने अति करी इंग्लैंड ने, अब यहाँ के लोगों को लग रहा है अति हो गई। तो इन लोगों ने क्या करा, इन लोगों ने 13 ही कॉलोनी, जितनी भी कॉलोनी है, उन्होंने एक बैठक बुलाई। और इस बैठक को क्या बोलते हैं? तो कॉन्टिनेंटल कांग्रेस, फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस। ये कॉन्टिनेंटल कांग्रेस का मतलब क्या है? तो ये लोग अब अति परेशान हो चुके हैं, अब इन्होंने बोला कि हमको आजादी चाहिए, ये टैक्स वैक्स भाड़ में जान दो, बहुत अति हो गई। यहां तक बात आ गई समझ में? सबसे पहले क्या हुआ, तो ये देखो, इसने अपने सम्मान पे बात ले ली। ये 2 एक्ट लगाए, युद्ध के बाद में एक्ट लगाए थे। उस एक्ट से क्या हुआ, सन्स ऑफ लिबर्टी नामक संस्था ही, उन्होंने विरोध करना चालू करा, तो इन लोगों ने गोलियां चलवा दी। गोलियां चलवाई तो बोस्टन मैसेकर की घटना हो गई। इसका और विरोध हुआ, लोगों ने बोला कि नहीं पूरे एक्ट खत्म करो, तो इन्होंने फिर भी एक्ट ट्रेन दिया। उस टी एक्ट को खत्म करने के लिए क्या करा, बोस्टन टी पार्टी कर ली। ब्रिटिश लोगों को और गुस्सा आया तो उन्होंने क्या करा, इनटॉलरेंट एक्ट लगा दिया। इनटॉलरेंट एक्ट का जवाब इनने कैसे दिया, तो एक कॉन्टिनेंटल कांग्रेस कर ली। इस कांग्रेस में क्या था, 13 के 13 उपनिवेश या कॉलोनी साथ आई। ये लोग साथ आए और साथ आके इन्होंने बोला कि अब हमको आजादी चाहिए, इन 13 ने। और क्या करा इन्होंने, तो अपना सेनापति जॉर्ज वाशिंगटन को चुना।
यहां तक बात आई समझ में? समझ में आई? इसके बाद में भी, इस इतना होने के बाद में भी सेनापति चुन लिया है, युद्ध की घटनाएं हो रही है, इसके बाद में भी इन्होंने एक मौका दिया इसको, जॉर्ज थर्ड को, और जॉर्ज वॉशिंगटन ने चिट्ठी लिखी है फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस में, किसको? जॉर्ज थर्ड को। वो बोला है कि हम अभी भी आज़ादी नहीं चाहते हैं, बस हमारे ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं वो खत्म कर दो, टैक्स खत्म कर दो। जॉर्ज वॉशिंगटन क्या है? ईगोइस्टिक आदमी है। उसने बोला भग यहाँ से। हाँ सॉरी, ये जॉन थर्ड, इसने बोला कि भग यहाँ से, तेरी कोई बात मानेंगे क्या? तुम लोग हो कौन? हमने तो तुमको भेजा है। कल तक तो यहाँ पे गुलाम बन के रह रहे थे, कल तो यहाँ पे हमारे यहाँ तुम लोग तो कैदी थे, तो तुम लोगों की कोई इज्जत करेंगे क्या? तो इसने अपने ईगो पे ले ली, इसने इसकी बात टाल दी। फिर सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस हो रही है, जो हो रही है 1778। द्वितीय कांग्रेस। और इस कांग्रेस में क्या हो रहा है? तो ये लोग स्वतंत्रता की घोषणा कर देंगे। क्या आज से हम इंग्लैंड के दास नहीं है, इंग्लैंड की कॉलोनी नहीं है, अब हम एक देश हैं। और ये जो कॉलोनी थी 13, इन्होंने बोला हम 13 कॉलोनी नहीं है, हम 13 स्टेट हैं। क्या है? इसलिए तो बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड मतलब जुड़ना, स्टेट्स मतलब राज्यों का। तो इन्होंने क्या करा? स्वतंत्रता की घोषणा। दूसरा इन्होंने बोला कि हम 13 स्टेट हैं, राज्य हैं। ये समय है, युद्ध चल रहा है, ध्यान रखना ये लोग इतने ज्यादा स्वतंत्रता प्रेमी हैं, इनके पास में जूते तक नहीं लड़ने के लिए। जो 1 लाख लोग युद्ध में मारे जाएंगे, उसमें से 90 से 80 हजार लोग सिर्फ बीमारियों से मरे, युद्ध में सिर्फ 10 हजार लोग मरे हैं। पर उनमें स्वतंत्रता की ऐसी भावना है कि वो भूखे हैं, उनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, वो कड़ाके की ठंड में जूझ रहे हैं, उनके पैरों से खून आते थे। ऐसा कौन बताता है हमको? तो जॉर्ज वॉशिंगटन बताता है कि मेरे सैनिकों के पैरों में से खून आते रहते थे। पर उन्होंने इस तकलीफ को कभी देखा ही नहीं, क्योंकि उन्होंने भावना क्या की थी? स्वतंत्रता की, कि हम पैदा स्वतंत्र हुए हैं, बाद में हमको जंजीरों से झगड़ा है। भातृत्व की भावना थी, स्वतंत्रता की भावना थी कि हम क्यों इसको पैसा देंगे इंग्लैंड को, आपस में हम सब कौन है? भाई हैं। ये भावनाएं थी। ये भावनाएं क्या करेगी? इनको इस युद्ध में जिताएगी। और जिताने का एक और कारण भी रहेगा, दोनों में युद्ध चल रहा है, अब आएगा फायदा उठाने का टाइम। फायदा कौन उठाएगा? स्पेन। स्पेन ने बोला हम हेल्प करते हैं तुम्हारी 13 कॉलोनीज की। तो स्पेन उठ के आ गया। स्पेन ने किसकी? इन 13 कॉलोनी की हेल्प करी। फ्रांस तो राह ताक ही रहा था। सप्तवर्षीय युद्ध में कौन हारा था? किससे हारा था? इंग्लैंड से। बदला लेने का अच्छा समय है। फ्रांस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। आपने फ्रांस की क्रांति पढ़ी थी, उसका बहुत बड़ा कारण यह भी था कि फ्रांस अभी इसकी हेल्प करेगा, अमेरिका को आयात करवाने में हेल्प करेगा और खुद कंगाल हो जाएगा। फिर अपन ने देखा था कंगाली के कारण वो लोग अपनी संसद बुलाएंगे। बाकी आप लोगों ने पढ़ा है, राइट? यहां तक समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं है? थोड़ा सा और बचा है, वो खत्म करते हैं। अक्टूबर 81, अक्टूबर 1781 यॉर्क टाउन का युद्ध हो रहा है। यॉर्क टाउन का युद्ध हो रहा है। यहां पे जो सेनापति है कॉर्नवालिस, ये कॉर्नवालिस भारत का ही कॉर्नवालिस है, नाम सुना है ना? लॉर्ड कॉर्नवालिस। यॉर्क टाउन के युद्ध में लॉर्ड कॉर्नवालिस की हार। कॉर्नवालिस मतलब मुख्य सेनापति हार गया इंग्लैंड का, ये लोग जीत गए। अब इनकी जीत से क्या फर्क पड़ेगा? तो 1783 में पेरिस की संधि हो जाएगी। संधि कहां हो रही है? पेरिस में। और पेरिस की संधि में क्या हो जाएगा? घोषणा हो जाएगी किसकी? अमेरिका की स्वतंत्रता की। इंग्लैंड मान लेगा कि आज से अमेरिका क्या है? स्वतंत्र है। ये घटनाएं थी। यहां तक समझ में आया? कुछ नहीं होगा, अपन एक बार कल और रिवीजन कर लेंगे इसका, ठीक है? कल अपन इस घटना का परिणाम देखेंगे। धन्यवाद।
आंसर